गुड मॉर्निंग। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर अपन मधुमक्खी के बारे में पढ़ रहे थे कि मधुमक्खी का जो चैप्टर है उसके बारे में बात की थी। तो अपन ने कल बात कर ली थी मधुमक्खी की जो कौन कौन सी प्रजाति है जिसका अपन मधुमक्खी के रूप में अपन उसका पालन कर सकते हैं। उसके बाद अपन रानी, नर और श्रमिक के बारे में पढ़ लिया था कल। और कृत्रिम मधुमक्खी पालन जो है उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, कौन से राज्यों में मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा किया है, सभी बात अपन कल कर चुके थे। रानी के बारे में पढ़ लेते हैं, एक और थोड़ा सा हल्का सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो रानी के बारे में पढ़ा था, इसका क्या है, जीवन काल 2 से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इनमें मोमग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, डंक और आपके जो पंख होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, और जब रानी पुत्री अवस्था में होती है तब ये क्या करते हैं, एक मैथुनी उड़ान भरती है और एक बार जनन क्रिया करके शुक्रदानी में शुक्राणु को इकट्ठे कर लेती है। और जब इसकी इच्छा होती है तो ये आपके श्रमिक कोष्ठक में नर कोष्ठक में अंडे देती रहती है। और जब ये अंडे देना बंद कर देती है तो श्रमिक इनको बाहर निकाल देते हैं और ये कहीं छत्ते को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती है, भोजन के लिए श्रमिक पर निर्भर रहती है। ये अपन बात कर ली थी। नर की बात की थी, नर क्या होते हैं, ये भी इनमें भी ना तो आपके मोमग्रंथियाँ पाई जाती है, ना इनमें पराग थैली पाई जाती है, ना इनमें डंक विकसित होते हैं। ये सिर्फ जनन क्रिया करने का कार्य करते हैं। उनकी संख्या छत्ते के अकॉर्डिंग इनकी संख्या होती है 20 से लेकर 200 तक हो सकती है। ठीक है, और जनन क्रिया करते हैं। ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, श्रमिक पर। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो भोजन नहीं मिलता, श्रमिक उनको नीचे गिरा देते हैं और भोजन के अभाव में ये मर जाते हैं। फिर बात की थी श्रमिक के बारे में कि श्रमिक जो होते हैं, रानी में पढ़ा था रॉयल जेली जो खाती है श्रमिकों के द्वारा। जब ये रानी पुत्री अवस्था में होती है तो रॉयल जेली खिलाई जाती है। जो रॉयल जेली खा के सबसे पहले परिपक्व होती है, वो दूसरी जो रानी पुत्री जो मधुमक्खी होती है उनको मार देती है डंक के द्वारा। श्रमिक जो होते हैं इनको क्या होता है, रॉयल जेली कम खाने को मिलती है, इसलिए क्या हो जाते हैं, बांझ रह जाते हैं, मतलब जनन करने योग्य नहीं रहते हैं। इनके अंदर पराग थैली पाई जाती है, डंक विकसित पाए जाते हैं, मोमग्रंथियाँ पाई जाती है जो पेट के उदर या जो उसको खंड होता है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये इनके पैर जो होते हैं बहुत ही रोएदार होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, ब्रुश आकृति के होते हैं। ये अपने श्रमिक के बारे में पढ़ा था। फिर श्रमिक के कार्य पढ़ते हैं, मैंने आपको कहा था श्रमिक कार्य में तो पहला कार्य पढ़ा था कि भाई ये मधु और आपका रास्ता पता करने का ध्यान रखते हैं कि भाई मधु या जो आपके मधु है, परागण है, रस है, वो कहाँ मिलेगा उसका पता लगाते हैं, रास्ता का पता लगाते हैं। और शत्रु से क्या करते हैं, छत्ते की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो आपके रानी है, नर है, इनको भोजन उपलब्ध करवाते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है कि इनके पैरों में क्या पाई जाती है, आपके उदर के पास मोमग्रंथियाँ पाई जाती है। तो पैरों से लेकर मोम को मुंह में लेकर और ये क्या करते हैं, उसको लचीला बना के छत्ते का निर्माण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये अपन कल बात नहीं की थी कि भाई मधुमक्खी के अंदर जो है वो आप मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी में आपको पता है रानी और नर में तो डंक पाए नहीं जाते हैं, मुखांक विकसित होते नहीं है। मधुमक्खी में मुखांक किस में विकसित होते हैं, सिर्फ श्रमिक हैं। तो मुखांक कैसे होते हैं ये पूछ जाता है। तो ये होते हैं चाटने व चबाने वाले, ध्यान रखना इसका, चाटने व चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। कल इसकी बात नहीं की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाटने व चबाने वाले होते हैं। इसके बाद अपन वेगल नृत्य पढ़ा था कि भोजन की तलाश में क्या होता है, मधुमक्खी गोल गोल घूमती है दाएं से बाएं की तरफ से, क्या कहा जाता है, वेगल नृत्य कहा जाता है, पंखों को फड़फड़ाती है। ये सभी अपन बात कर चुके थे। प्रशिक्षण केंद्र जो कृत्रिम जो ग्रामोदय है और आपके खादी संघ है वो प्रशिक्षण करवाते हैं। आपके शिवदासपुरा जयपुर के अंदर है, कोटा के अंदर है, फिर यूपी में ज्वाली कोट अपने नैनीताल के अंदर पड़ता है। कौन से राज्य भारत, राजस्थान के अंदर जैसे पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में शहद पालन, आपको मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन से आपको क्या मिलता है, मुख्य रूप से शहद मिलता है जो क्या होता है, बलवर्धक होता है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है और आपके जो अपन रोगों से मुक्त करने वाला पदार्थ प्राप्त होता है। पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपके बिहार के अंदर है, आपके फिर तमिलनाडु है, केरल है, आपके MP है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे होती है। ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे कि भाई मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम मधुमक्खी पालन है वो कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ध्यान रखेंगे कि जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है किस में आता है, एपीकल्चर के अंदर आता है। तो अपन बात करते हैं अब मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन क्या, इसकी बात करते हैं। देखिए मधुमक्खी पालन जो है वो कृत्रिम तरीके से किस में किया जाता है कि वे जो कृत्रिम जो छत्ते होते हैं, कृत्रिम पालन किया जाता है वो एक लकड़ी के बक्से के समान, कि लकड़ी का बक्सा होता है, इस प्रकार के क्या होते हैं, एक संरचना होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपके मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसमें क्या जो इसका ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, दरवाजे जैसा होता है। 2 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग क्या होता है, दरवाजे से बंद खुला कर सकते हैं उस दरवाजे को। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे 1/4 जो भाग होगा, ठीक है, एक होता है 3/4 भाग, बाकी 1/4 भाग होता है
इसमें क्या होता है, आपके शहद का निर्माण होता है, ठीक है। और 3/4 जो भाग होता है ये किसके लिए होता है, शिशु के लिए होता है, शिशु भाग या आपके श्रमिकों के लिए इनमें ये पाए जाते हैं। तो ये एक शहद का निर्माण के साथ देखो, अब इसमें क्या होता है, ऐसी लोहे की जालियाँ लगी होती है बहुत सारी, समांतर रूप से इनके ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है। और इसके जो ऊपर वाला बंद करने वाला होता है, यहाँ पे भी एक छेद होता है और एक अंदर यहाँ पे छेद होता है छोटा। तो इन जालियों में क्या होती है, ये जालियाँ आपके बिल्कुल लोहे की जालियाँ बनी होती है, प्लास्टिक की हो सकती है, आपके मोम की बनी हो सकती है, धातु की बनी हो सकती है, जालियाँ अलग अलग प्रकार की बनी हुई आती है मार्केट के अंदर। अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ छेद होता है, तो श्रमिक मक्खी जो है वो क्या करती है, इस छेद के द्वारा अंदर जाती है और क्या करती है, आपके शहद का निर्माण करती है इन छत्तों के अंदर, जो प्लेटें पाई जाती हैं उनके अंदर। और ये जो छेद है वो इस प्रकार से रखा जाता है, छोटा रखा जाता है, क्योंकि रानी मधुमक्खी अपन कल पूछ चुके थे आकार में बड़ी होती है, तो रानी मधुमक्खी इस छेद से अंदर नहीं जा पाती है। वो क्या करती है, सिर्फ रानी मधुमक्खी को एक बार शिशु वाले में छोड़ दिया कि जो शिशु भाग होता है या श्रमिक भाग होता है इसके अंदर छोड़ दिया जाता है, फिर ये आपके शहद वाला जो भाग होता है, एक चौथाई भाग जहाँ शहद निर्माण होता है वहाँ पे ये नहीं जा पाती, क्योंकि ये छिद्र जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यदि मान लीजिए ये छिद्र बड़े होते हैं, यदि रानी मधुमक्खी इसमें से चली जाए तो क्या होगा कि ये जो प्लेटें हैं और इसमें क्या होते हैं, अब इन प्लेटों में रानी मधुमक्खी चली जाएगी और यहाँ पे भी क्या दे देगी, अंडे दे देगी। और अंडे दे देगी तो अपन कल भी पढ़ चुके थे, प्राकृतिक जो अपन शहद प्राप्त करते हैं उसमें रानी मधुमक्खी क्या होती है, अंडे, प्यूपा, लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो शहद क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, उसमें ये चीज़ें भी मिल जाएगी। तो ये इनमें क्या होता है, छेद में से रानी मधुमक्खी, ये छेद इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि भाई रानी मधुमक्खी का आकार बड़ा होता है, वो ऊपर नहीं जा पाती और अंडे नहीं दे पाती, और शहद अपन को प्राप्त हो जाता है। अब ये जो आपके जो जालियाँ लगाई जाती है किसकी बनी हो सकती है, ये आपके मोम की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है और किसी धातु की बनी हो सकती है। और इन जालियों में जो छेद किए जाते हैं वो षष्ठकोणीय छेद किए जाते हैं। षष्ठकोणीय आपके क्या पाए जाते हैं, इनमें आपके इस प्रकार से कोष्ठक पाए जाते हैं, जो आपके एकदम प्राकृतिक छत्ते जैसे लगते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होते हैं, आपके ये जो श्रमिक है वो शहद का निर्माण करते हैं, और जो रानी मधुमक्खी और श्रमिक, ये 3/4 जो भाग होता है इसके अंदर क्या देती है, अंडे देती है। तो इस प्रकार से ये बक्सा पाया जाता है जिसके अंदर करते हैं, उसे क्या किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भी अपन को किन किन औजारों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से औजार हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी अपन को आवश्यकता पड़ती है। उपकरण है, औजार के लोग कुछ भी कहें, औजार उपकरण कौन कौन से चाहिए। तो पहला औजार उपकरण जो होता है उसकी बात करें अपन, फर्स्ट जो है कि अपन को एक जालीनुमा कपड़े चाहिए जिसकी वजह से अपन मुंह को, गर्दन को ढक सकें, ताकि जब अपन इस कृत्रिम छत्ते से जो बनाया गया है इसमें जब अपन छत्तों को बाहर निकाले तो कहीं मधुमक्खियों का असर अपन ऊपर नहीं हो जाए, वो अपने ऊपर आक्रमण नहीं कर दे अपने अंदर, तो जालीनुमा रहेगा उसमें मधुमक्खी अंदर शरीर में नहीं जा पाएगी। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, रबड़ के दस्ताने होने चाहिए। रबड़ के दस्ताने कि जैसे मान लीजिए आप इन प्लेटों को बाहर निकाल रहे हैं जो 4-5 समांतर रूप से पाई जाती है इसके बक्से के अंदर जिसमें शहद होता है। अब आप मान लीजिए रबड़ के दस्तानों आपके हाथ से डालो तो मधुमक्खी के जो श्रमिक उनके डंक लगने के चांसेस रहते हैं, रबड़ के दस्ताने रहेंगे तो वो क्या आपको नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें धुआं यंत्र होना चाहिए। धुआं यंत्र के द्वारा क्या होता है, मधुमक्खियों को एक बार क्या कर देते हैं, वहाँ से धुआं करने से मधुमक्खियाँ उड़ जाती है और वो क्या हो जाता है, आपके आसानी से अपन उन प्लेटों को बाहर निकाल के शहद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक धातु की क्या होनी चाहिए, छड़ होनी चाहिए। धातु की छड़, उसका कार्य क्या है कि जो बक्सा बना हुआ है इसके नीचे जो का भाग है उसको धातु की छड़ से क्या करते हैं, साफ करने का कार्य किया जाता है। और एक आपके जो है चाकू होना चाहिए आपके पास। तो चाकू से क्या होता है कि जो चाकू होता है उसको गर्म करके, जैसे भी अपना पड़ा बक्से अंदर क्या होती है, प्लेटें इस प्रकार से पाई जाती है, धातु की प्लेटें, और इसमें ऐसे कोष्ठक पाए जाते हैं, इनमें शहद होता है, ठीक है। तो ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है, इनमें मोम की इनकी बनी तो ये चिपक जाती है आपस में, तो चाकू को गर्म करके हटा के फिर इनको आसानी से बाहर निकाल देते हैं। और लास्ट अपन को चाहिए जो है महत्वपूर्ण है कि शहद निकालने वाला उपकरण, कि शहद निकालने का उपकरण। कि शहद कैसे निकाला जाता है, तो शहद निकालने वाला उपकरण ऐसे गोलाकार आकृति का होता है, उसमें क्या होता है, इन प्लेटों को डाल दिया जाता है, फिर वो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के द्वारा घुमा। कौन सा बल लगता है, ध्यान रखना, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय जो बल होता है, जैसे टंकी होती है इस बनी हुई गोल, और इसमें ऐसे घुमाने वाला हत्था होता है यहाँ पे, और इसमें धातु की छड़ें डाल देते हैं ऐसे जुड़ी होती है प्लेटें, फिर इसको ऐसे घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसकी वजह से शहद क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर इसके ऊपर होता है, इसके नीचे क्या होती है, टूंटी लगी होती है, टूंटी के और टूंटी के द्वारा शहद को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से शहद का निर्माण होता है।
वापस सुन लीजिए, एक और बात करते हैं कि भाई कृत्रिम पालन के लिए क्या होता है, कृत्रिम छत्ता तैयार किया जाता है जो आपके लकड़ी के बक्से जैसा होता है। उसमें दो भाग होते हैं, एक दरवाजे जैसा क्या होता है, खुलने वाला और बंद वाला होता है। इसमें 1/4 भाग होता है, एक होता है 3/4 भाग। 1/4 भाग क्या होता है आपके सेहत, जहाँ पे सेहत का निर्माण होता है वो वाला भाग होता है, और 3/4 भाग जो होता है वो शिशु श्रमिक इनके लिए होता है। और ये दोनों जो भाग होते हैं इनके बीच में छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है सिर्फ श्रमिक ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सभी जो आपके शहद का निर्माण करता है। रानी मधुमक्खी छत से प्रवेश नहीं कर सकती है, तो जो शहद वाला भाग होता है वहाँ पे वो क्या कर देती है, अंडे दे देती, और अंडे देने की वजह से क्या होता है, शहद अशुद्ध हो जाता है, आपके शुद्ध नहीं प्राप्त होता। और जो बक्सा बनाया जाता है इसमें धातु की जो प्लेटें होती है, किसी होती है धातु की हो सकती है, मोम की बनाई जा सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। और इन प्लेटों के बेदे क्या होते हैं, षष्ठकोणीय ऐसे प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, छिद्र पाए जाते हैं। जैसे अपन नेचुरल मधुमक्खी छत्ते में देते हैं छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिसके अंदर शहद का निर्माण होता है। उपकरण अपने पढ़ी लिए सिंपल सा है कि जालीनुमा अपन को जो मच्छरदानी होती है उस प्रकार की जाली मुंह पे गले पे लगानी चाहिए, ताकि मच्छर आपकी मधुमक्खी नहीं काटे। रबड़ के दस्ताने होने चाहिए, जब अपन जालियों को बाहर निकालते हैं तो अपन को मधुमक्खी नहीं काट ले। धुआं तो जिसके द्वारा मधुमक्खी को दूर भगाया जा सकता है। धातु की छड़ जिससे नीचे बक्से को साफ करने का काम करती है। चाकू गर्म करके जो प्लेटें होती है एक दूसरे के ऊपर इनको हटा के थोड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है, और शहद निकालना उपकरण उसको ऐसे घुमाया जाता है। आप केंद्रीय बल पर शहद इकट्ठा हो जाता है, प्लेटों के अंदर डाल देते हैं, फिर टोंटी के द्वारा शहद को बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई अपन जो मधुमक्खी है उनको प्राकृतिक रूप से कैसे लेकर आते हैं। कि भाई अपने कृत्रिम छत्ता तो ले लेकिन मधुमक्खी कृत्रिम छत्ते में रखना तो पड़ेगा। तो अपन ये पढ़ेंगे कि जो मधुमक्खी है उनको छत्ते का निर्माण कैसे किया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा छत्ते का निर्माण कैसे होता है, इसकी बात करेंगे कि भाई मधुमक्खी के द्वारा प्राकृतिक रूप से छत्ते का निर्माण। प्राकृतिक छत्ते का निर्माण कैसे किया जाता है। तो भाई अपने बक्सा तो पढ़ लिया, भाई ऐसी आकृति हो। तो सबसे पहले अपन क्या करें कि भाई कहीं प्राकृतिक छत्ता है, वहाँ से नर श्रमिक और एक रानी मक्खी को पकड़ के ले आए और इसमें छोड़ दें। पहला तरीका तो ये है। और ये रानी श्रमिक वो है जो अपन कृत्रिम छत्ते से भी ला सकते हैं। कैसे लाएँ कि अपन क्या करते हैं, कपड़े की टोपी है उसमें शहद लगा के उसको कृत्रिम छत्तों के पास रख देते हैं। जैसे क्या होती है, रानी और आपके श्रमिक मधुमक्खी आ जाती है, फिर इस छत्ते को क्या करते हैं, कृत्रिम बॉक्स में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। शुरुआत में अपन को क्या करना पड़ता है कि रानी और श्रमिक जो मधुमक्खी इनको पालने के लिए क्या करना पड़ता है, शरबत का भोजन देना पड़ता है, इनको शरबत रखना पड़ता है ताकि आसानी से आ जाए। शुरुआत में ये करना पड़ता है। और जो रानी मधुमक्खी उसको 1 साल से ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो होती है 1 वर्ष के बाद में क्या करती है, अंडे देना प्रारंभ करती है। और अंडे देना प्रारंभ करती है, उसके बाद में क्या होता है, 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष तक ही अंडे देती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रानी मधुमक्खी को हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, नई रानी मधुमक्खी अपन को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो नई रानी मधुमक्खी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे इस मान लीजिए बॉक्स है, इसके अंदर मुझे शहद बना हुआ अंदर, इसमें मेरे को नई रानी मधुमक्खी लानी, तो इस क्या करूँगा, यह शहद लेके इस रानी मधुमक्खी की लगा देते हैं ताकि इसको श्रमिक अपना लेते हैं। श्रमिक को ऐसा लगता है भाई अपने इसी छत्ते की है, नहीं तो श्रमिकों को लगता है ये तो दूसरे छत्ते की है, वो फिर उसको हटा देते हैं, गिरा देते हैं बाहर, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते थे, रानी मधुमक्खी पर शहद लगा देते हैं, जिसकी वजह से श्रमिक उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। फिर ये क्या करती रहती है, अंडे देती रहती है आपके, और श्रमिकों के द्वारा शहद का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार से प्राकृतिक छत्ते के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो है मधुमक्खी है उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा कि प्राकृतिक नर और श्रमिक रानी मधुमक्खी इनको लेकर अपन प्राकृतिक छत्ते से कृत्रिम छत्ते में डाल सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो किसी कृत्रिम छत्ते से एक रानी मधुमक्खी इस नर और श्रमिक को ला के ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्वाद इनको शरबत का भोजन दिया जाता है ताकि ये यहीं पर रहे, कहीं जाए नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है, और रानी मधुमक्खी जो उसको हर 1 साल से चेंज करना पड़ता है। क्यों, 1 साल के बाद वो अंडा देना प्रारंभ करती है और 1 साल तक अंडे देती है, फिर जैसे उम्र बढ़ती है अंडे देना कम कर देती है। तो अब अंडे कम देगी, शिशु को आपके श्रमिक ये कम बनेंगे, श्रमिक कम बनेंगे, शहद कम बनेगा। तो रानी मधुमक्खी को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो नई रानी मधुमक्खी लाएंगे, तो कैसे लेकर आएंगे कि नई रानी मधुमक्खी होती है वो लेकर आते हैं, उसके ऊपर जिस छत्ते में डालना उसके छत्ते का शहद लगा कर उसको छोड़ देते हैं ताकि श्रमिक उसको स्वीकार कर लेते हैं। और मैंने भी आपको बताया कृत्रिम छत्ते कैसे लगाते हैं कि टोपी लेके कपड़े की उसमें शहद लगा देते हैं ताकि ये नर है, मादा है, आपके नर है, रानी मक्खी है, श्रमिक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं आते तो नर श्रमिक आ जाते हैं और रानी आपकी मधुमक्खी अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाती है, जब पेड़ पौधे नहीं होते, बारिश का मौसम नहीं होता, तो इनको भोजन क्या होता है, तो अपन भोजन कैसे दिया जाता है कि 2 कप तो चीनी, 2 भाग तो क्या होता है चीनी का, और 1 भाग क्या किया जाता है पानी का मिलाकर इनका भोजन तैयार किया जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना।
जैसे कृत्रिम अब जब ये इनके पुष्प हैं, परागकण है, मधु है, ये कम हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे, तो 2 कप तो चीनी और 1 भाग क्या होता है पानी मिलाकर इनके पास रख दिया जाता है, जिससे इनको भोजन प्राप्त हो जाता है। ये हो गया प्राकृतिक छत्ते का निर्माण। अब मधुमक्खी का कृषि में क्या महत्व है, इसकी बात करेंगे कि जो मधुमक्खी है इसका कृषि में क्या महत्व है, कृषि में क्या उपयोगिता है, इसकी बात करेंगे। मधुमक्खी का कृषि में महत्व, पहला महत्व क्या है, परागण, सबसे मेन चीज़ परागण। परागण क्या होता है मैं बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बात भी की थी, जैसे पुष्प की संरचना बनाते हैं तो उसमें ये क्या होते हैं, परागकोश पाया जाता है, परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, और पुष्प के अंदर क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है जो मादा युग्मक है, और ये क्या है, नर युग्मक है, आपके नर जनांग और इसकी संरचना है, ये मादा जनांग संरचना, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये आपके वर्तिका, और ये अंडाशय। इन तीनों को मिलकर कहा जाता है जयांग, स्त्री केसर, और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, अंडक, एक ही बात है। और इसमें 3 भाग होते हैं, परागकोश, आपके पुतंतु, और इसे कहा जाता है योजी। इन तीनों को मिलाकर पुमंग, पुंकेसर कहा जाता है। अब क्या होता है, ये परागकण जो होते हैं, परागकणों का वर्तिकाग्र पे जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। तो परागण क्रिया का फायदा क्या है कि परागकण जाएंगे, निषेचन होगा, परागकण जाएंगे, परागनलिका बनेगी, यहाँ आएंगे, निषेचन करेंगे, फिर क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, फल बनेंगे। तो जो मधुमक्खी है ये क्या करती है, जब पराग आपके मधु के लिए भोजन की तलाश में जब फूलों पुष्पों पे जाती है तो क्या करती है, इनके आपने पढ़ा कि श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती है उनके पैर रोएदार होते हैं, ब्रश जैसे होते हैं, और ये परागकण के होते हैं इनके पैरों पे चिपक जाते हैं, इनके मुंह पे मुखांग पे चिपक जाते हैं, जब दूसरे पुष्प जाते हैं वहाँ पे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से परागण क्रिया करते हैं। मान लीजिए एक मधुमक्खी उस परागकण पे बैठी, श्रमिक आया, उसके पैर रोएदार है ऐसे, तो ये परागण उसके चिपके, कुछ मुखांग पे चिपके, फिर ये वर्तिकाग्र पे गया तो एक आधा परागकण यहाँ गिर जाएगा, तो इसने क्या किया, परागण की क्रिया कर दी, जिससे क्या होगा, बीज बनेंगे, फल बनेंगे। तो ये मधुमक्खी क्या करती है, परागण क्रिया में योगदान देती है, जिससे बीज फलों का निर्माण होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। और 80% ज़्यादातर मधुमक्खी 80% जो पर परागण होता है, पर परागण मतलब जो कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, हवा के द्वारा, पक्षी के द्वारा, ठीक है। तो उसमें 80% जो परागण है वो कौन करती है, मधुमक्खियों के द्वारा हो जाता है। ध्यान रखना, कितना परसेंट परागण, 80% परागण कौन कर देती है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो पहला तो कृषि में ये महत्व हो गया। दूसरा इसका क्या महत्व है कृषि के अंदर, कि ये जो है संकरण क्रिया में योगदान देती है। संकरण क्रिया में कैसे, अभी देखो बात करते हैं कि भाई मधुमक्खी जो है वो अभी बात की थी परागकणों पे बैठती है, ठीक है। तो ये परागकणों पे बैठती, मान लीजिए कोई मधुमक्खी श्रेष्ठ पादप पे बैठी, उसके परागकण जो निम्न कोटि का पादप है उस पर ला के उसने डाल दिए। अब क्या होगा, जो संतति प्राप्त होगी, बीज प्राप्त होगी, वो क्या होंगे, श्रेष्ठ गुणों वाले होंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ ध्यान रखा, संकरण और संकर क्या होता है। मान लीजिए सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए जनक है जो श्रेष्ठ गुणों वाला है, एक जनक है जो निम्न गुणों वाला पादप है, इन दोनों के बीच में क्या क्रॉस कराएं तो क्या होगी, एक संतति प्राप्त होगी जिसमें क्या होंगे, दोनों के गुण होंगे, और ये क्या होगी, श्रेष्ठतम होगी, दोनों से श्रेष्ठ होगी। मतलब इसके अंदर जो गुण होंगे इन दोनों से ज़्यादा अच्छे होंगे। तो 2 जनकों के बीच में क्रॉस करवाना तो क्या कहलाता है, आपके संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संकरण। और जो संतति प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, संकर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उच्च किस्म के संकर तैयार करते हैं, उच्च कोटि के पादप तैयार करते हैं। जो बीज होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं, जो अगली बार जब फसल बने तो अपन उच्च उत्पादकता प्रदान करते हैं। तो ये उच्च उत्पादकता प्रदान करने में भी क्या करती है, कृषि में योगदान देती है। तो इस प्रकार से मधुमक्खी का कृषि में 2 में, तो एक तो पर परागण या परागण क्रिया में योगदान देना, और एक है आपके संकरण क्रिया के द्वारा संकर संतति प्राप्त होना या उच्च कोटि के बीज उत्पादन करना, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। इस प्रकार से जो आपके मधुमक्खी है वो अपने लिए आर्थिक रूप से, कृषि के रूप से सभी प्रकार से महत्व होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होगा पृथ्वी पे, एक तो अमूल्य पदार्थ शहद, जो प्रसन्नता प्रदान करने वाला, आपको ताकत देने वाला जो पदार्थ उसका निर्माण करती है। साथ में क्या करती है, आपके संकरण क्रिया के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने का कार्य भी करती है, जिससे फल बीजों का निर्माण होता है और श्रेष्ठ किस्म के पादपों का निर्माण होता है, जिससे उत्पादकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार से मधुमक्खी वाला जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट होता है। सिंपल सा चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं है। और उसके बाद एक चैप्टर और रहेगा, फिर आपके मैंने कहा था 4 चैप्टर की जो यूनिट है वो पूरी हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।